अंबिकापुर में टीवी पत्रकार सुशील बाखला और शिवशंकर साहनी पर हिस्ट्री शीटर के गुर्गों ने किया जानलेवा हमला। एफआईआर के 24 घंटे बाद एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पुलिस के कांप रहे हाथ। रेत माफियाओं के खिलाफ पत्रकार सुशील बाखला ने छेड़ी थी मुहिम। टीकाकरण में तेजी लाने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति। सरगुजा में टीकाकरण केंद्रों की बढ़ाई गई संख्या। अच्छा खासा देखने को मिल रहा रुझान। रोजाना 15,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का रखा गया टारगेट। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन। सरगुजा के लोगों को मिलेगी राहत। अब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मरीज करा सकेंगे डायलिसिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा विश्वविद्यालय का किया घेराव। परीक्षा फीस कम करने की मांग के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। एबीवीपी के विरोध को लेकर सरगुजा विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फीस कम करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। अंबिकापुर में टीवी पत्रकार सुशील बाखला और शिवशंकर साहनी पर हिस्ट्री शीटर के गुर्गों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। मीडिया कर्मी सुशील बाखला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस हिसाब से कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में कार्यवाही की है, उस कार्यवाही पर अब सवाल उठने लगा है। अंबिकापुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लचर व्यवस्था से मीडिया कर्मी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला सामने आया है, जहां एक टीवी पत्रकार पर हिस्ट्री शीटर की उपस्थिति में उसके गुर्गों ने हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एक निजी चैनल के पत्रकार सुशील बाखला को खबर बनाने के नाम पर आरोपी द्वारा बुलाया गया। इसके बाद पत्रकार सुशील बाखला और शिवशंकर साहनी जब आरोपी के कहने पर मौके पर पहुंचे, तो इस दौरान मौके पर मौजूद हिस्ट्री शीटर सहित उसके अन्य साथियों ने मीडियाकर्मी सुशील बाखला और शिवशंकर साहनी पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि सुशील बाखला जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले, लेकिन शिवशंकर साहनी की आरोपियों ने बेदम पिटाई कर दी। इसके बाद पत्रकार सुशील बाखला ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, लेकिन घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस पर दबाव बनाया, तब कोतवाली पुलिस ने हिम्मत जुटाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन 24 घंटे बाद हुई इस कार्यवाही के बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। एक बार फिर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के बजाय कोतवाली पुलिस मामूली धाराओं के तहत कार्यवाही करने में जुटी हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह पत्रकार सुशील बाखला ने रेत माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया था और लगातार खबर बना रहे थे। इस बात से नाराज आरोपियों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। ये एक बड़ी वजह है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने कोतवाली पुलिस के हाथ भी कांप रहे हैं। यही नहीं, मीडिया कर्मियों के प्रति जिले के पुलिस अधीक्षक का सुस्त रवैया भी सवालों के घेरे में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया कर्मी पर हुए हमले को शर्मनाक बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है। मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आया था एक अननोन नंबर से। उन्होंने कहा कि आपसे काम है, मिलना है। तो उन्होंने बताया कि मैं पूछा कि क्या काम है आपको, तो उन्होंने कहा नहीं, काम है, मिल के ही काम हो पाएगा। तो मैं बोला कि फ़ोन पे बता दीजिए कुछ काम है तो हो जाए। नहीं, मिल के हो पाएगा। तो फिर उसका जब शाम हो गया तब मिल नहीं पाया। मैं बोला ठीक है, मिलते हैं। तो फिर मैं उसका भूल गया। फिर 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ है, मिलना है फिर से। तो मैं बोला बताइए क्या है। तो फिर मैं बोला कि ठीक, चलिए मैं आता हूँ। मैं फिर वहाँ गया।
फिर मैं बोला अकेले कैसे जाऊँ मैं, फिर मेरे साथ शिव शंकर साहनी को ले गया, वहाँ ले गया। उसके बाद फिर जैसे गए तो बुलाया पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ पेट्रोल पंप पास जा पहुँच कर मैं फ़ोन लगाया। तो फ़ोन लगाने के बाद कहाँ है पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, चर्च से थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ पे यहीं पर मिल लेंगे। बोला ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो जैसे गए वैसे जो आरोपी है वो मेरे साथ आया, वो व्यक्ति, और मेरे को पीछे से गाड़ी से ठोकर मारा। और उसके बाद फिर वो ठोकर मारने के बाद फिर क्या बोलते हैं, सानी जी उतर गए तुरंत, मेरे साथ थे जो। उसके बाद फिर उन्होंने वो मेरे पास आने लगे, जो मेरे को बुलाए थे फ़ोन करके, वो मेरे को मारने के लिए दौड़ाने लगे। तो वैसे ही मैं वहाँ से भागा। फिर उसके बाद मेरे को पता ही, मैं पहचानता ही नहीं, जो मेरे को फ़ोन कर बुलाया था उसको पीछे से देखा तो पहचान गया। तो मैं सोचा सानी जी की पहचान के हैं, तो इसलिए मैं रुक गया था, तो हल्का सा रुका। तो जैसे वो मेरे पास दौड़ने आए तो दौड़ कर मारने के लिए, तो मैं उस समय गाड़ी स्टार्ट ही था, तब मैं भाग गया वहाँ से। फिर तो ऐसी कोई वजह ही नहीं माना, जब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या वजह रही होगी उनकी मारने की मंशा। कि साहनी जी से मैं उनसे बात किया तो वो बताया मेरे को कि मैं पूछा कि क्या क्या हुआ, तो वो बताया कि मेरे को बंधक बना लिए थे। और उसके बाद फिर पूछने लगे उसको, बताया कि तेरे को जान से मार देंगे, तू देख कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे गुड्डू चौधरी थे, वहाँ पे गुड्डू चौधरी वो नमना कला के रहने वाले हों, वो बड़े भाई हैं, मतलब छोटे भाई हैं। पुलिस की कार्रवाई से क्या लगता है आपको? पुलिस की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी तक मैं है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है इसे पता नहीं है। दबाव में पुलिस लेकिन ज़रूर काम कर रही है। क्या दबाव हो सकता है? मंत्री जी का हो सकता है दबाव इस पर। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो, जिस तरह से कभी भी ऐसी कोई, अभी रोज़ हम कोई भी बुलाता है खबर बनाने चले जाते हैं, वो हो सकता है कभी भी जान माल का हानि हो सकता है इससे, ऐसा लग रहा है। पत्रकार अभी तो जो अब जिस तरह से अभी लड़ाई हुई है उन्हीं लोगों से खतरा है अभी फिलहाल। सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे है, जिस तरह से रवैया इनका चल रहा है, तो इसे कार्रवाई इस तरह से होगी। उम्मीद नहीं है कि कार्रवाई होगी ऐसा। कल घटना नमना रिंग रोड में हुआ है, चर्च के थोड़ा सा बगल में, इस पार रोड में। जैसे हम लोग बाइक में गए वैसे पीछे से आए और बाइक में धक्का मारे, बहुत ज़ोरदार धक्का लगा, जो कि नेम प्लेट भी मुड़ गया है। उसके बाद मैं गाड़ी से कूद गया। कूदने के बाद फिर सुशील बखला को ये लोग टारगेट बनाए थे, उसको झपटे, लेकिन सुशील बखला गाड़ी स्टार्ट करके भाग ले वहाँ से। तो 2 गाड़ियों में इसका पीछा किए बहुत ज़ोरदार, तो अच्छा वो गाड़ी स्पीड करके भाग गया और उसको नहीं पकड़ पाए। फिर मैं जहाँ उतरा था वहीं में खड़ा था, और उसके बाद वो लोग फिर वापस आए मेरे पास आके घेर लिए। 3 लोग 2 बाइक में थे, और एक बेल्ट निकाला, मेरे को बेल्ट मारने लगा और फिर पूछने लगा कि उसका पता बता, बुला उसको, नहीं तो जान से मार देंगे, गोली मार देंगे उसको। बहुत गंदी गालियाँ आ जाती, बहुत गालियाँ उसको दे रहे थे सुशील बखला को। मैं बोला कि भाई क्या हुआ, कुछ मामला बताओ। कुछ मामला बता ही नहीं रहे थे, सिर्फ गालियाँ दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और फिर मेरे को वहाँ से उठाए, बाइक में बैठाए, बोले चल, मेरे को गाली माँ बहनी की दिए गाली, उठाए ले गए। और थोड़े दूर पे आगे जाके पान ठेले में कुछ 10-15 लोग खड़े थे, वहाँ ले गए। उसके बाद वहाँ गाली गलौज सब दे रहे थे मेरे को। वहाँ फिर जान से मारेंगे धमकी, वहाँ भी पूछ रहे पता कि बता। तो मैं बता दिया कि वो रहता है बतौली में। तो बोले कि नहीं, यहाँ कहाँ रहता है। मैं बोला कि मेरे को नहीं पता यहाँ कहाँ रहता है, भाई घर उसका बताया बतौली रहता है। तो बोले कि ठीक है, बोले कि बुलवाओ उसको। मैं बोला कि कैसे बुलवाऊँ, आएगा ही नहीं, आप लोग सामने ही भगा हो, कैसे आएगा। तो बोले उसको जान से मार देगा नहीं बुलवाएगा तो। मेरे को भी धमकी दिए, तुम इस बात को बताओगे तो तुमको भी जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, शहर में रहने नहीं देंगे, उठा लेंगे कभी भी। मैं इतना डर गया था, इतना कल डर गया था कि मैं लग रहा था कि कहाँ जाऊँ मैं। वो कुछ लोग थे वहाँ। नाम जानते हैं आप? नाम तो जानता हूँ मैं, कुछ लोगों का। कितना जानते हैं? क्या थे नाम, सब गमछा से बांधे हुए थे और सब चिल्ला रहे थे। कोई गुड्डू भैया बोल रहा था, कोई गुड्डू चौधरी बोल रहा था, सब ऐसे चिल्ला रहे थे। तो मैं इससे बात को सुना, मैं लगा ठीक है, सब लोग चेहरा को बांध रखे थे। तो गुड्डू चौधरी थे वहाँ पर? हाँ थे शायद, वहाँ थे, मुँह तो बांधे हुए थे। मैं तो बहुत मुश्किल से पैर पड़ के उन लोगों के, भैया मेरे को जाने दीजिए। सोनू मिल जाता, और वो सोनू मिल जाता, सुशील बखला मिल जाता तो वो बचता नहीं, कल हत्या कर देते। ऐसा माहौल दिख रहा था मेरे को। कोई बोल रहा था कि भाई मेरे को सौंप दो, मैं निपटा दूंगा, भाई मेरे को सौंप दो, मैं निपटा दूंगा, मैं अकेले उसको निपटा दूंगा, देख लूँगा। मैं इतना डर गया था कि मेरा गला सूख गया था। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा के भागा वहाँ से। उस प्रकरण में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिए हैं।
घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या आवेदन मिला था आपको? आवेदन में तो ये मिला है कि टोटल 4 लोग थे मारने वालों में से। 3 लोग भाग गए और एक का मोबाइल नंबर धारक के नाम पर FIR करवाए हैं। मैडम, ये जो साहनी का जो बयान आया है उसमें बताया कि उसको उठा के ले गए थे, अपहरण करके ले गए थे वहाँ घटनास्थल से। उनके बताए अनुसार कि जहाँ पर मूल घटनास्थल है नमना में उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया है। इसी समय साहनी ने उतरा है। साहनी को जो 3 लोग थे उन लोग हाथ मुक्का से मारपीट किए हैं और इसी बीच में बाखला ने वहाँ से भाग गया है। तब जो तीनों लोग थे वहाँ पान ठेला के पास लिए हैं। वहाँ पर और कुछ लोग और लड़के लोग थे खड़े और उन लोग भी साहनी को मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। ये उनका बयान। उसमें एक हिस्ट्री सीटर का भी नाम आ रहा है, गुड्डू चौधरी, उसका भी जिक्र आ रहा है पूरे बयान में। अब नाम उसने लिया है चौधरी का, उसमें जांच में देखते हैं। तो क्या मैडम इसमें क्या धाराएँ लगेंगी अभी और प्रथम दृष्टिया जो FIR में लगा है 294, 506, 323 और 34 लगा है। एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगा? अभी तक की स्थिति में वही है। एट्रोसिटी एक्ट में ना तो जिस दिन FIR हुआ उस दिन आवेदक भी नहीं बोला है। उसके FIR में जातिगत गाली गलौज एट्रोसिटी के नहीं गाली गलौज लिखा है, लेकिन जातिगत गाली गलौज का कोई उल्लेख नहीं है FIR में। मैडम, उसके अभी गिरफ्तारी के बाद तो वो बोल रहा है कि मैं पहचानता हूँ, आरोपी खुद बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसी स्थिति में तो एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। ये जांच का विषय है, क्योंकि उसने जातिगत गाली गलौज के संबंध में अपने FIR के समय में ना आवेदन में इस चीज़ का उल्लेख नहीं कराया। और साहनी के जो मेमोरेंडम जो बयान आया है उस पर क्या कार्रवाई होगी? साहनी के स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। वो तो खुद बोल रहे हैं कि उसको बुलाओ करके उड़ाओ, आदिवासी कहाँ है, उस आधार पर क्या नहीं लगना चाहिए? कब बोला है? जब साहनी को पकड़ के हम पीट रहे थे तो साहनी जी का कहना है कि वहाँ पे बोले फ़ोन करके हमारे संज्ञान में नहीं आया है, अभी तक नहीं आया था। हमारे संज्ञान में नहीं आया था। अदरवाइज हम लोग एट्रोसिटी एक्ट तो धारा जोड़ते हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में FIR के समय में जातिगत गाली गलौज की कोई भी तथ्य नहीं आया है। अब तो आ गया है मैडम। अब उसका MLC के लिए भेज दिए हैं। जैसे उसमें जांच में जो तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। मैडम, पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है क्या? पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है, निष्पक्ष कर रही है। और मान लीजिए मैडम कल के दिन में इसको कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी क्या होगी? क्योंकि हिस्ट्री सीटर है जिसके पास पकड़ के ले गए थे। कार्रवाई करेंगे। मतलब हत्या के बाद कार्रवाई होगी? हत्या के बाद नहीं, अभी तो उसका नाम आ रहा है ना, तो कार्रवाई किया जाएगा और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आपने बताया, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी इसके पहले। पुलिस प्रशासन से मैं ज़रूर बात करूंगा, इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना आपदा से निपटने सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है। कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र रामबाण टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अब जिले भर में कई केंद्रों की स्थापना कर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसका अच्छा खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विशेष रणनीति बनाई गई है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग सके, इसके लिए जिले में कई टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की मदद से कई सरकारी भवन को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर चुका है, जिसका अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। घर से नजदीक टीकाकरण केंद्र होने की वजह से लोगों को टीका लगवाने में आसानी हो रही है। दरअसल बीते दिनों देखने को मिल रहा था कि टीकाकरण केंद्रों की दूरी अधिक होने की वजह से नागरिक टीका लगवाने में कोताही बरत रहे थे। यही नहीं, टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। इसे ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक विशेष रणनीति बनाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से जिले भर में टीकाकरण केंद्रों में 4 गुना इजाफा कर दिया। इधर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ने की वजह से रोजाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो मंगलवार को जिले भर में अभियान चलाकर 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। ये पहला ऐसा मौका होगा जब एक दिन में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी राजेश भजगावली ने बताया
कि अब तक जिले भर में लगभग 41,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 1 महीने के भीतर जिले भर में 5 लाख नागरिकों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। रोजाना लगभग 15,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, तब जाकर ये टारगेट पूरा होगा। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाया गया है और रोजाना टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर जो अपन पहले बनाए थे सरगुजा ज़िले में, वो एक फिक्स गवर्नमेंट सेटअप बिल्डिंग में बनाए थे और जहाँ पर पहले से टीकाकरण हुआ करता था उस जगह बनाए थे। उसके बाद ये देखने को मिला अपने को कि भाई जो लोग हैं वो उतनी दूरी तय करके वहाँ नहीं आ रहे, तो फिर हमने दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग को नज़दीक में खोजने की कोशिश की और उस पर जा कर के अपन ने सेंटर बनाए और सेंटर्स को बढ़ाया गया है। और उस हिसाब से लोगों को कम चल कर के जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन के लिए उनके घर के आधे किलोमीटर के अंदर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर ही सेशन रहेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट सामने आ रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने के बाद में। सर, लोगों का कितना रुझान मिल रहा है और क्या कुछ टारगेट भी दिया गया? हाँ, लोगों के रुझान के लिए ये है कि बीच में थोड़ा सा लोग मतलब घबरा से भी गए थे और थोड़ी सी अफवाहें भी उल्टी सीधी बाहर आने लगी थी, तो उसके चलते लोगों के दिमाग में एक विपरीत विचार इस वैक्सीन के प्रति आने लगे थे। नहीं, अब लोगों को फिर से एक बार फील्ड में जा कर के उनको लोग समझा रहे हैं, तो वो सब अपना आ रहे हैं फिर से और लगवाने के लिए अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पिछले कल ही के दिन में करीबन 5,000 के आसपास टीके लगे और उसके पहले 3,000 लगे थे। उसके पहले हम लोग 1,500 तक पहुंच पाए थे। तो अभी धीरे धीरे 3-4 दिन से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग आगे आकर लगवा रहे हैं टीके। सर, कितने नए सेंटर खोला गया है इसमें वैक्सीनेशन हो रही है और क्या कुछ टारगेट भी आप लोग तय किए हैं? हाँ, टारगेट तो आया है कि 1 महीने के अंदर में अपने को 5 लाख लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो उस हिसाब से अपन ने 41,000 लोगों को टीका लगवा दिया था कल तक। और अब 1 महीने के अंदर जो बचा हुआ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सरगुजा को 15,000 लोगों का वैक्सीनेशन पर डे करना है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल अपन ने 5,000 किया है, तो आज 8 और फिर अगले दिन 15 के आसपास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की क्या उपलब्धता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर भी बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन की क्या? नहीं, सेंटर इसलिए बनाए गए कि लोग जल्द से जल्द आकर के जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लें, इसलिए सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। वैक्सीन की उपलब्धता वैक्सीन की उपलब्धता तो अभी ही आज सवेरे ही अपने पास में 22,000 वैक्सीन आए हैं और उसके पहले अपने पास में 7,000 के आसपास वैक्सीन पड़ा हुआ था। तो ये सब मिला के करीबन 30,000 हो जाता है। तो अगर 15,000 के टारगेट को अपन पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपन अचीव कर लेते हैं तो 2 दिन का अपने पास कोटा है, फिर उसके बाद में तत्काल गाड़ी भेज करके वैक्सीन मंगाया जा सकता है। बात करें पूरे जिले भर के सेंटरों की, तो कितने नए सेंटर खोले गए हैं? नए सेंटर में अभी वैसे साइट्स को अगर अपन पूरा देखें तो 311 साइट्स है अपन ने यहाँ खोली है पूरी ज़िले के अंदर में, जिसमें से अभी 270 का 283 का एक्टिविटी बता रहा है। और बाकी लोगों को ये है कि वो हो सकता है कि सेशन में एक जगह छोड़ करके दूसरे साइट पे गए होंगे, उसके चलते वो एक्टिविटी नहीं बता रहा है। शाम तक वो भी एक्टिविटी बताने लगेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और मेडिकल कॉलेज मातृ शिशु अस्पताल के पीछे बने डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया,
जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सालों से लोगों को डायलिसिस के संबंध में तकलीफ की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को मिल रही थी। डायलिसिस में होने वाले खर्च के कारण लोग काफी परेशान रहते थे, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र के संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में एनएचएम के माध्यम से 4 नई डायलिसिस की मशीन लाई गई है। पूर्व में 5 मशीनों से काम चल रहा था, जिनमें से 1 मशीन हेपेटाइटिस बी के लिए आरक्षित है और इसके अतिरिक्त 5 और मशीनें आएंगी। कुल 14 मशीनों से दिन में 3 शिफ्ट में डायलिसिस की सुविधा लोगों को मिलेगी। आज अंबिकापुर में हम लोग के लिए खुशी का दिन है कि डायलिसिस के संबंध में कई बार सालों से मेरे पास भी लोगों को तकलीफ़ की शिकायतें मिलती रहती थी और डायलिसिस में खर्चे से लेके और बाकी सुविधाओं की कमी के कारण लोग परेशान रहते थे। इसमें शासन स्तर पे भी पहल हुई, विभाग ने पहल किया, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से जुड़ के एनएचएम के माध्यम से ये 4 डायलिसिस मशीन और 5 पहले चल रही थी, जिसमें 1 हेपेटाइटिस बी के लिए आरक्षित है और 4 ये और 5 और मशीनें आएंगी। तो ये 14 मशीनों से दिन में 3 शिफ्ट में डायलिसिस हो सकेगा। तो जो टीम आई है, सब्यसाची राय जी साथ में है, उन लोगों का ये कहना है कि हमारे तरफ से कोई कमी हम नहीं होने देंगे, कि जितनी सुविधा नागरिकों को चाहिए हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो नकीपुरिया वार्ड में जहाँ पहले प्रबंधन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आज खुशी हो रही है देख के कि पहले से बेहतर स्थिति में व्यवस्था का भी निर्माण हो गया है और यहाँ डायलिसिस मशीनों को लगा के बेहतर गुणवत्ता की डायलिसिस भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध हो जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने के कितने ही दावे क्यों न करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लखनपुर जनपद पंचायत से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा कुंवरपुर का आश्रित मोहल्ला झाड़ीपुर बुनियादी सुविधाओं के लिए बाट जोह रहा है। ग्रामीण सड़क और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आधुनिक युग की हैं। कहते हैं गांव के विकास से देश का विकास संभव है, लेकिन जब गांव की ही कोई सुध न ले तो देश का कैसे विकास होगा? ऐसा ही कुछ हाल सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम झाड़ीपुर का है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि तहसील एवं जनपद मुख्यालय जाने के लिए गांव से 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में जनपद मुख्यालय तक पहुंचने में 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि दूसरे रास्ते से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का ग्रामीण सफर तय करते हैं। वहीं दोनों रास्ते जर्जर अवस्था में हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
वहीं खराब सड़क की वजह से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, हैंडपंप खराब हो जाने पर यहां के लोग डैम का पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि राशन लेने के लिए ग्रामीणों को पीडीएस भवन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार सड़क और पानी की समस्या के निराकरण के लिए मांग की गई, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। 5 किलोमीटर दूर है और समस्या रोड में ठीक नहीं है। पानी बरसाता है, जाल तो जाए नहीं बने, दिक्कत थोड़ी जाना आना। और कुंवरपुर पंचायत जाती चावल ले बा, हर कुछ बा कुंवरपुर जाती, ओमे भी दिक्कत है। रोड का समस्या है, गड़बड़ है, रोड ठीक नहीं है। तो पानी आए तो दिक्कत देल हमन ला, पानी का सुविधा नहीं है। पानी का और सोसाइटी चौर ले जाथन कुंवरपुर, पानी आयल तो छोड़ राखथन, फिर इधायल तो ले जाथन। पानी का हूँ ये जग रोड और पानी के हूँ और सोसाइटी घर बहुत परेशानी है। कौन गाँव? कुंवरपुर पंचायत पर कुंवरपुर और झाड़ीपुर पारा हुई। तो इधर का दिक्कत है कुआं बता तो भैया। इधर तो दिक्कत बहुत है भाई, काहे कि रोडो खराब है और फिर राशन कार्ड ले जाए में परेशानी हुई। कैसे परेशानी हुई? रोड के खराबी के चलते। अच्छा, हाँ, और लंबा भी पड़े। कहाँ जगह राशन ले जाता? कुंवरपुर। सड़क में तो सरपंच मतलब बहुत आवेदन कर देखे लेकिन नहीं हुई, आज तक कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। कुंवरपुर के आश्रित मोहल्ला झाड़ीपुर में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते कच्ची सड़क पर ग्रामीण चलने को मजबूर हैं। वहीं बारिश के इस मौसम में ग्रामीणों की समस्या और भी बढ़ गई है। गांव की बदहाल हालत और ग्रामीणों की समस्या के संबंध में जब हमने क्षेत्र के विधायक से सवाल पूछा तो उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। जी हाँ, मैं कुंवरपुर के दौरा में मेरे संज्ञान में भी लाया गया है। वहाँ पर पेयजल और पीडीएस भवन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है और मैं इसके संबंध में उच्च स्तर पे पहल कर रहा हूँ और शीघ्र वहाँ पर पेयजल का पूरा व्यवस्था हो। और अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं वहाँ पर तटबंध निर्माण के लिए 10 लाख का स्वीकृति भी दिया हूँ और इस तरह से कार्य सभी जगह जो आवश्यकता है उसके अनुरूप कार्य होंगे। और निश्चित रूप से झाड़ीपुर जो कुंवरपुर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम है उसमें कुछ समस्याएं हैं और मेरे ध्यान में है और आप सब लोगों के माध्यम से भी बात आ रही है, तो निश्चित रूप से इसका निराकरण शीघ्र से शीघ्र होगा। 2 किलोमीटर का सड़क जो है काफ़ी खराब है, जिससे लोग परेशानी होती है, उसके लिए भी आप क्या करें? इसके लिए तत्काल पहल करेंगे और जो भी स्थानीय स्तर पे उसके संबंध में कार्य हो सकता है उसको निर्देशित करेंगे अधिकारियों को। हाँ, बात सही है। एक रोड का इशू है वहाँ, जिसमें घाट कटिंग भी होना है और रोड भी बनना है। मैं खुद जाकर उसको देखा भी हूँ और गांव वाले आते भी हैं। अगर उस घाट कटिंग के बारे में विधायक जी को हम लोगों ने प्रस्ताव भी बना के दिया हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द शासन से स्वीकृति मिल जाएगी और शासन से स्वीकृति में अगर किसी तरह का कोई लेट भी होता है तो विधायक निधि से उसे कराने का हम लोग का पूर्ण रूप से विचार है। और इस बात से मैं विधायक जी डॉक्टर प्रीतम राम जी को मैं अवगत भी करा दिया हूँ और हम लोग एस्टीमेट बना के उनको दिए भी हैं। जनप्रतिनिधियों और सिस्टम की अनदेखी से झाड़ीपुर के ग्रामीणों का जीवन आधुनिक युग की चाक चौबंद व्यवस्थाओं से दूर हो गया है। बहरहाल विधायक जी ने ग्रामीणों की समस्या जल्द दूर करने की बात कही है, लेकिन गांव की आदिवासियों की ये समस्या कब तक दूर होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान की 17 सदस्यीय टीम सरगुजा पहुंचकर लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रही है, जिनकी जांच चेन्नई के वायरोलॉजी लैब में कराई जाएगी। इससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता देखी जाएगी।
इसके बाद टीम जिलेवार रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। कोरोना टीकाकरण के बाद जिले के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ये जानने आईसीएमआर की 17 सदस्यीय टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सैंपल कलेक्ट कर रहे टीम के सदस्यों ने बताया कि यहाँ केवल फील्ड वर्करों का ही सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, मितानिन सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का सैंपल लिया गया है। यहाँ लगभग 100 सैंपल लेकर टीम के सदस्य जांच के लिए चेन्नई वायरोलॉजी लैब भेजेंगे। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी। 3 दिन का सर्वे है। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों में और जो हेल्थ वर्कर है, जैसे डॉक्टर हो गए, कोई नर्सेस हो गए और पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गए, इनमें जो कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है, जैसे एंटीबॉडी तैयार हुई है कि नहीं, उसके लिए सब सर्वे चल रहा है। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए, एक कबीरधाम, सेकंड सरगुजा और थर्ड बीजापुर, जो साउथ रीजन में है छत्तीसगढ़ के। तो अभी सेकंड जो है हमारा कबीरधाम तो हो गया है, तो अभी सेकंड सरगुजा में अभी चल रहा है। एक्चुअली नंबर ऑफ टोटल 500 सैंपल कलेक्ट करना है हमको। उसमें से 400 जो है जो नॉर्मल हाउस होल्ड, उसमें से 6 साल से यानी 6 साल से 9 साल तक के 4 लोगों का सैंपल कलेक्ट करना है बच्चों का। उसके बाद 10 साल से 18 साल से ऐसे 8 सैंपल कलेक्ट करने हैं। और उसके बाद जो अबव 18 जो 28 सैंपल कलेक्ट करना है जो हाउस होल्ड है रूरल एरिया से। तो बाकी जो बचे हैं ऐसे 400 सैंपल कलेक्ट करना है। जो बाकी बचे हैं 100 सैंपल जो हेल्थ वर्कर है, जैसे डीएच डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में से जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इनमें से 100 सैंपल अलग से कलेक्ट करना है। जो एक कंप्लीट 100 सैंपल प्लस 400 सैंपल ऐसे 500 सैंपल NIRT चेन्नई जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के बावजूद सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों से पूरा परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है, जिसके विरोध में ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। ABVP के विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क कम करने का छात्रों को आश्वासन दिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से सरगुजा विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करा रहा है ताकि छात्र कोरोना संक्रमण से बच सकें। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के बावजूद परीक्षार्थियों से विश्वविद्यालय पूरी परीक्षा शुल्क ले रहा है, जबकि ऑनलाइन परीक्षाओं में न तो पर्यवेक्षक शुल्क लग रहा है और न ही किसी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में 1 सप्ताह पूर्व ABVP के द्वारा ज्ञापन सौंपकर परीक्षा शुल्क कम करने की मांग की गई थी। बावजूद इसके विश्वविद्यालय इस संबंध में विचार नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का बुधवार को घेराव किया। इस दौरान ABVP के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। बावजूद इसके ABVP के कार्यकर्ता फीस कम करवाने की मांग को लेकर अड़े रहे। इधर ABVP के कार्यकर्ताओं के विरोध को देखकर सरगुजा विश्वविद्यालय प्रबंधन को मजबूर होना पड़ा। वहीं ABVP की मांग पर सरगुजा विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फीस कम करने का आश्वासन दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के आश्वासन मिलने के बाद ABVP ने विरोध प्रदर्शन को खत्म किया। आज विद्यार्थी परिषद ने अंबिकापुर सरगुजा विश्वविद्यालय का घेराव किया था। कोरोना काल में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें विश्वविद्यालय द्वारा पूरी परीक्षा फीस ली जा रही है। चूंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में ना तो पर्यवेक्षक लग रहा है, ना ही उनको कोई सामग्री लग रही है, उसके बावजूद भी पूरी फीस छात्रों से ली जा रही थी लगातार। वनांचल, चूँकि हमारा विश्वविद्यालय वनांचल है, ग्रामीण क्षेत्र के सभी गरीब विद्यार्थी, गरीब वर्ग के विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा फीस में कुछ राशि वापसी हेतु प्रदर्शन आज किया था, जिसको विश्वविद्यालय ने आज मांग पूरी कर ली। जैसे कि मैंने पिछले समय भी विभिन्न छात्रों को कहा था, छात्र संगठनों को भी कहा था और कुछ हमारे पास मीडिया बंधु लोग भी आए थे, उनको मैंने कहा था कि इस साल कोविड की वजह से जो परीक्षाएँ जो हो रही हैं ऑनलाइन पद्धति से हो रही हैं, तो छात्रों को ये कहना था कि सर चूँकि ऑनलाइन पद्धति से हो रही है, विश्वविद्यालय उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं दे रहे हैं और विश्वविद्यालय को ही बाकी जैसे लिफाफा इत्यादि इत्यादि के खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए हमने जो फीस जमा किया उनमें से कुछ फीस वापस किया जाए। उनको मैंने ये आश्वासन दिया था कि भाई 23 तारीख को माननीय कार्य परिषद की बैठक है जिसमें इस प्रकरण को रखा गया है। तो मैंने छात्रों को कहा भी था और आज माननीय कार्य परिषद की बैठक भी आयोजित हुई। माननीय कार्य परिषद के सदस्यों ने समस्त बिंदुओं पर विचार करते हुए छात्रों की मांग को स्वीकार किया है।
और उसके लिए एक कमेटी गठित कर दिया है कि कितने राशि छात्रों को वापस की जाए और प्लस छात्रों को किस तरीके से उनकी फ़ीस वापस करें। इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने अपना परीक्षा फीस कैफ़े के माध्यम से या एक अकाउंट के माध्यम से अपना फीस जमा किया है। अगर मान लीजिए हम उसी के अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं तो जो छात्रों को लाभ होना है, जो छात्रों को शुल्क वापस होना है, वो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल को कैफ़े वाले के पास गए, मान लीजिए 150 बच्चे गए, 200 बच्चे गए, तो उनकी फ़ीस कैफ़े वाले ने जमा किया है अपना अकाउंट से। यदि हम वापस करेंगे तो पूरा पैसा कैफ़े वाले को चला जाएगा। इसको किस रूप में हम इसको प्लानिंग करें, इसके लिए माननीय कार्य परिषद ने एक समिति गठित किया है और उस पर हम बिंदु हम देंगे और उस समिति की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित करके वो समिति जो भी प्रस्ताव देगी हम उसको किसी कार्य परिषद लेकर के अप्रूवल कर देंगे। ये सुखद पहलू है कि माननीय कार्य परिषद ने शुल्क वापसी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग और सरगुजा औषधि विक्रेता संघ के प्रयास से केमिस्ट भवन में निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां खुद दवा विक्रेताओं ने, उनके कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। शिविर का उद्देश्य संस्थान के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना और अपने व्यापार और ग्राहकों को सुरक्षित रखना था। इससे पहले भी सरगुजा औषधि विक्रेता संघ के प्रयास से दवा विक्रेताओं के लिए HR हेल्थ केयर के सहयोग से निःशुल्क कोविड-19 के टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का अतुलनीय सहयोग रहा। सरगुजा जिले के लखनपुर में बनाए गए मोर्चरी कक्ष में बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। आजाद सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की है। सरगुजा जिले के लखनपुर में शव के पोस्टमार्टम के लिए 2 वर्ष पूर्व मोर्चरी कक्ष का निर्माण किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से निर्माण कार्य के दौरान न तो बिजली की व्यवस्था की गई और न ही पानी की। वहीं मोर्चरी कक्ष में बिजली और पानी की समस्या नहीं होने की वजह से सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर का मोर्चरी कक्ष अस्पताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जूनाडीह में बनाया गया है। इधर बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी की समस्या भी बनी हुई है, जबकि बिजली के अभाव में मृतक के परिजन भी रात के दौरान वहां रुक नहीं पाते। यही नहीं, डॉक्टर भी बिजली की समस्या की वजह से शव को मोर्चरी कक्ष में रखना नहीं चाहते हैं, जबकि डॉक्टरों को खुले में पोस्टमार्टम करना पड़ता है। वहीं इस गंभीर समस्या को देखते हुए आजाद सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मोर्चरी कक्ष में बिजली और पानी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि चिकित्सकों और मृतकों के परिजनों को समस्या का सामना न करना पड़े। हमारी ये मांग है कि आज लखनपुर में लगभग 2 सालों से
पोस्टमार्टम रूम बनाया गया है। आज वहाँ बिजली नहीं है। करीबन 2 साल से वहाँ कितने बार आवेदन दिया जा चुका है, पर आज तक वहाँ ना बिजली आई है ना पानी। बिजली ना होने के कारण वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ के डॉक्टरों को बाहर में जो पोस्टमार्टम बाहर में करना पड़ता है, जो कि बहुत ही निंदनीय की बात है। इस कारण हम आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इसे 7 दिवस के अंदर वहाँ बिजली पहुँचाया जाए, और 7 दिवस के अंतराल में बिजली वहाँ नहीं पहुँचाया जाता है तो उसके पश्चात हम लोग 7 दिवस के अंतराल में धरना प्रदर्शन का भी चेतावनी देने आए। विद्युत नहीं होने की वजह से मोटर पंप नहीं है तो पानी नहीं मिल पा रहे हैं हम लोगों को, तो मरचुरी के साफ़ सफाई में दिक्कत जाता है हमको। और वहाँ रात में डेड बॉडी भी नहीं रख सकते, लाइट रहता तो डेड बॉडी अपन रख सकते थे वहाँ, ये असुविधा हो रही है वहाँ। वो जब से भवन बना है तभी से ऐसा ही समस्या है। मेरे ख्याल से 1 साल हो रहा है उसको। हाँ, हमारे यहाँ विभागीय तौर से दिया गया है, ऐसा जानकारी मेरे को बाबू द्वारा दिया गया है कि वहाँ हमने प्रस्ताव बना के दिया था बिजली लगाने के लिए, मगर बिजली खंभा नहीं लगा, पास में नहीं होने की वजह से ये नहीं लग पाया है। कोविड संक्रमण और तालाबंदी की वजह से सूरजपुर जिले में लंबे समय से पर्यटन स्थल बंद थे, जिस वजह से लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही पर्यटन क्षेत्र खुलने लगे हैं और एक बार फिर रोजगार के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में घर बैठे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। सूरजपुर जिले का केनापारा स्थित पर्यटन स्थल 2 साल पहले बंद कोयला खदान का बस एक पोखरी था, जो एक जलाशय के रूप में तब्दील हो चुका था। लेकिन शासन और प्रशासन की पहल से बंद पड़े कोयला खदान के जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया, जहां इस जलाशय में फ्लोटिंग केज में रेस्टोरेंट, मत्स्य पालन और बोटिंग की व्यवस्था की गई। वहीं देखते ही देखते लगभग 250 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिल गया। इतना ही नहीं, पर्यटन स्थल पर दूर दूर से भी लोग घूमने के लिए आने लग गए। यही नहीं, लगभग 1.5 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बोटिंग का मजा लिया था। लेकिन कोरोना काल के दौर में बीते 1 साल से पर्यटकों की कमी से केनापारा पर्यटन स्थल बंद पड़ गया था। वहीं कोरोना की रफ्तार कम होने से फिर एक बार केनापारा पर्यटन स्थल खुल चुका है और महिला समूह की सदस्यों के चेहरे में भी खुशी लौट आई है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान महिला सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत भी की थी। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री से एक बार फिर केनापारा पर्यटन स्थल आने का न्योता दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी केनापारा पर्यटन स्थल को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया है। काम कर रहे हैं और कितना लाभ हुआ है? 14 अक्टूबर 2019 से हम शुरू किए हैं और अब तक का 16,71,190 रुपए तक का आमदनी हो चुका है। कल मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? मुख्यमंत्री जी से हमें बात करके बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमें बधाई भी दी कि बहुत अच्छे कर रहे हो और यहाँ पर बदलाव लाने के लिए कलेक्टर साहब को आदेश दिया। किसी रेस्ट हाउस बनाने की बात की जी, रेस्ट हाउस बनवाने के लिए बोले हैं और कलेक्टर साहब भी यहाँ हामी भरे हैं और बहुत जल्द ही यहाँ रेस्ट हाउस बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। एक और महिला समूहों के सदस्यों के चेहरे पर केनापारा पर्यटन स्थल खुलने से खुशी है। वहीं मत्स्य पालन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बोटिंग फिर से शुरू होने से पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में महिला सदस्यों को रोजगार दिलाने वाला केनापारा पर्यटन स्थल के विकास और रोजगार बढ़ाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और रोजगार के आसार भी बढ़ेंगे। देखिए, वहाँ पर अभी तक मैं स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से 2 बार विजिट कर चुका हूँ और उस हर पॉसिबिलिटी को निकाला जा रहा है जिससे वहाँ की महिलाओं के, वहाँ के लोगों की रोजगार में वृद्धि हो सके।
दर्शनीय स्थल बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, इसके लिए काम किया जा सकता है। सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी नए विचार आएंगे, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको कोई अच्छा विचार आता है केनापारा के विकास में, तो आप सब सादर आमंत्रित। बहरहाल केनापारा पर्यटन स्थल से सैकड़ों महिलाओं का रोजगार जुड़ा हुआ है, जिसके खुलने से एक बार फिर समूह की महिला सदस्यों में खुशी देखने को मिल रही है। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।